Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss work done by a variable force. देखो बेटा, एक्चुअली इससे हमने पहले वर्क डन पढ़ा था। तो जो वर्क डन वहाँ पे हमने पढ़ा था दैट वाज बाय कांस्टेंट फोर्स, बट ए कांस्टेंट फोर्स इज रियर। हर जगह आपको कांस्टेंट फोर्स थोड़ी ना मिलेगा। आमतौर पर जो फोर्स हमारे पास होता है, जो इनकाउंटर हम ऑन डेली बेस पे फोर्स जो होता है वो वेरिएबल फोर्स होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कंसिस्टेंटली चेंज होता है। अगर आप देखो, ये जो जब हमने पढ़ा था यहाँ पे हमने एक्चुअली जो वर्क पढ़ा था, दिस वाज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। रिमेंबर, आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, तो एक्चुअली वो यही है, यानी जिसमें हमने इस फोर्स को एक कंपोनेंट में यहाँ पे डिवाइड किया था अपने कंपोनेंट्स में। तो देयरफॉर जो यहाँ पे आपको ये इक्वेशन दिख रही है W इक्वल एफ कॉस थीटा इंटू एस या एफ एस कॉस थीटा या एफ डॉट एस, एक्चुअली दिस होल थिंग इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेस ऑफ ए फोर्स विच इज कांस्टेंट इन नेचर। ऑलरेडी ये है, आप लोगों ने एक्चुअली पढ़ा है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो वर्क वाला लेक्चर देखे। लेकिन आमतौर पर जो हम रियलिटी में इनकाउंटर जो फोर्स हम करते हैं, रियलिटी में जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं, फोर्स जो एक्सपीरियंस हम करते हैं, वो फोर्स वेरिएबल फोर्स होता है। कांस्टेंट फोर्स वो फोर्स होता है जिसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, वेयर एज वेरिएबल फोर्स वो फोर्स होता है जिसका मैग्नीट्यूड कंसिस्टेंटली चेंज होता है। तो देयरफॉर बेटा, एक्चुअली इन रियलिटी व्हाट वी इनकाउंटर ए वेरिएबल। मोर कॉमनली जो हम वेरिएबल फोर्स इनकाउंटर करते हैं, हमारे पास जो फोर्स होता है ना वो वेरिएबल फोर्स होता है। तो देयरफॉर अब हमने सीखना ये है कि अब वर्क डन कैसे निकाले हम, जब हमारे पास एक वेरिएबल फोर्स हो, यानी जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। अब उससे हम कैसे वर्क डन निकालें। सिंपलिसिटी से के लिए क्या करेंगे, हम फोर्स एक ही डायरेक्शन में लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है अलोंग एक्स एक्सिस, एंड विल कंसिडर फोर्स एक्टिंग अलोंग अ फिक्स्ड डायरेक्शन। से यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस लिया है, बट दिस फोर्स यू नो वंस अगेन इट इज हैविंग ए वेरिएबल मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कंसिस्टेंटली चेंज हो रहा है। हमने क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग द बॉडी। यूजुअली हम चूँकि आपने पढ़ा है वर्क क्या होता है, वर्क सिंपली होता है इट इज़ द एक्ट बाय विच a force is applied on a body such that the body is showing some displacement such that the product of that force and displacement gives us the work done. Transformation of energy into this वो आपने देखा वहाँ पे एक्चुअली जब हम वर्क को डिफाइन करते हैं, ये एनर्जी ट्रांसफर होता है टू और फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट बाय मीन्स ऑफ फोर्स। तो यूजुअली अगर हमने यहाँ पे वर्क डन निकालना भी है बॉडी का, फॉर एग्जांपल फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पे मैंने लिया है हमने वर्क डन निकालना है जब हमने बॉडी पे फोर्स अप्लाई करना है पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट, यानी बॉडी कहाँ से कहाँ जा रही है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, यानी बॉडी इज ट्रेवलिंग सम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। तो देयरफॉर इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वर्क डन फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू बी, usually when a variable force acts on the object, तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, we will assume that ये जो इंटायर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया ना ऑब्जेक्ट ने फ्रॉम ए टू बी, जब उस पर कोई वेरिएबल फोर्स एक्ट हुआ है, ये जो इंटायर डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया है फ्रॉम ए टू बी, अगर आप देखोगे इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इन्फिनिटिसिमल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स। क्योंकि ये देखो ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया है ए टू बी, जब उस पर कुछ वेरिएबल फोर्स एक्ट हुआ है, यानी ए से लेके बी तक मुख्तलिफ फोर्सेज उस पर एक्ट हुए। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पॉइंट पे कुछ और एक फोर्स था, इसी तरह पॉइंट पी पे कुछ और फोर्स था, पॉइंट क्यू पे कुछ और फोर्स था, इस जगह पे कुछ और फोर्स था। तो कंसिस्टेंटली ड्यूरिंग इट्स वे फ्रॉम ए टू बी द यूजुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स हैज कंटिन्यूअसली चेंज्ड। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इस टोटल डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स में, इन्फिनिटिसिमल डिस्प्लेसमेंट्स में डिवाइड करते हैं, और कहते हैं हम यही है कि ये जो ए टू बी जो बना हुआ है ना, इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इन्फिनिटिसिमल डिस्प्लेसमेंट, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स का बना हुआ है। तो एक सच डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे रेड लाइन में मैंने लिया है, एक सच डिस्प्लेसमेंट मैंने लिया है, यानी एक्चुअली इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक छोटा सा इन्फिनिटिसिमल डिस्प्लेसमेंट पी क्यू लिया है, विच यूजुअली इज हियर शोन बाय द टू रेड लाइनस। दैट इज आई हैव कंसिडर्ड वन सच डिस्प्लेसमेंट एज शोन इन योर फिगर इज फ्रॉम पी टू क्यू। ये एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, एंड इस डिस्प्लेसमेंट पी क्यू को हम क्या लेंगे, फॉर एग्जाम्पल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, हम इस पी क्यू को लेट वी टेक इट एज डी एक्स। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम पी टू क्यू विथ मैग्नीट्यूड इसका dx हम लेंगे विच इज इन्फिनिटिसिमली स्मॉल। एंड ऑल्सो वी कंसिडर दैट ऑल अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, ऑल अलोंग दिस डिस्प्लेसमेंट द फोर्स इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। और इस डिस्प्लेसमेंट पे जो फोर्स रहा था ना वो कांस्टेंट रहता था, ऑलमोस्ट कांस्टेंट फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट में रहा है। हाँ, ये हम एज्यूम करेंगे अपनी जगह, क्योंकि हमने ये सारे डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में डिवाइड किया है। अब इन छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में जो फोर्स अब देखो इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट फोर्स है। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में फोर्स कांस्टेंट रहा, उसके बाद इसमें कांस्टेंट रहा, हालांकि ओवर दिस होल डिस्प्लेसमेंट द फोर्स इज वेरिएबल, बट फॉर दी स्मॉल इन्फिनिटिसिमल डिस्प्लेसमेंट द फोर्स इज कांस्टेंट। रिमेंबर दिस थिंग। इनमें क्या होता है बेटा, ये जो फोर्स है ना वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है।
every portion of the displacement. So we have actually considered one small displacement PQ, over which we are simply saying that along this displacement PQ force is constant in magnitude. वो किसके बराबर है? फोर्स किसके बराबर है? PS. क्योंकि ये वाली जो y एक्सिस है ना, ये फोर्स रिप्रेजेंट करती है, ये इस जानिब क्या करती है? डिस्टेंस रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना? ये F ऊपर की जानिब, तो देयरफॉर ये वाली लाइन है ना, PS रिप्रेजेंट्स फोर्स वेयर PQ रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हुआ है, लेकिन छोटा सा डिस्प्लेसमेंट पे जो फोर्स लगा है ना, वो कांस्टेंट फोर्स है. इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट पे भी कांस्टेंट फोर्स, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट पे भी कांस्टेंट फोर्स. तो ये हमने अपनी जगह एज्यूम कर लिया है कि ओवर द स्मॉलर इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट द फोर्स इज कांस्टेंट. ठीक है ना? चलो ये लाइन में लिख के भी रखूंगा, एज द डिस्प्लेसमेंट PQ है ना, लिया हमने, इज इक्वलेंट dx, ऊपर मैंने लिखा इज infinitesimally small, we consider that all along this displacement force is constant in magnitude. किसके बराबर है? PS के बराबर है ना, फोर्स PS, ठीक है ना? एज वेल एज इन डायरेक्शन, और डायरेक्शन में भी वो कांस्टेंट है. चलो वो भी लिखो, एज वेल एज इन डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन में भी वो कांस्टेंट है, वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं करता है. तो बेटा अब हमको देयरफॉर, तो मुझे बताओ कितना काम करना पड़ा होगा इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट P से Q तक, क्योंकि अब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हुआ है. तो देयरफॉर बेटा जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हुआ, तो विच मीन्स जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हुआ, तो विच मीन जो वर्क डन भी होगा बेटा, वो भी क्या होगा? वो वर्क डन भी क्या होगा? वो भी स्मॉल होगा. ठीक है ना? तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे? देयरफॉर स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम P to Q इज फ्रॉम पॉइंट P to Q. कितना वर्क डन करना पड़ा? अब देखो बेटा, फिर से मैं कह रहा हूं, चूंकि हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया है, तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट में उसको कितना काम करना पड़ा होगा? एक छोटा सा काम करना पड़ा होगा. तभी मैंने लिखा यहाँ पे स्मॉल वर्क डन जो हमें करना पड़ा इस ऑब्जेक्ट को P to Q तक ले जाने के लिए. दैट स्मॉल वर्क डन विल बी गिवन बाय dw. किसके बराबर होता है वर्क डन? फोर्स इनटू दैट्स फोर्स F, वो तो लगा, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना उसने ट्रेवल किया, अभी मैंने वो लिखा, वो dx हमने लिया ऊपर. ठीक है ना बेटा? अब फोर्स किसके बराबर है? यहाँ पे अभी कहीं पे मैंने लिखा था फोर्स PS है, नहीं ना, ये फोर्स ऊपर वाली लाइन, ये जो एक्चुअली इसको PS को ये फोर्स है, ये PS रिप्रेजेंट करता है. दैट्स PS इनटू dx से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, इनटू हो गया PQ. अगर आप ध्यान से देखोगे, इजंट दिस लेंथ, इजंट दिस ब्रेडथ ऑफ दिस स्ट्रिप, तो देयरफॉर दैट्स इक्विवेलेंट एरिया ऑफ स्ट्रिप PQR and S. दिस इज PQR and S. तो एक्चुअली ये जो वर्क डन यहाँ पे हमें निकला इस छोटे से स्ट्रिप में, वो सिंपली निकला एरिया अंडर दिस स्ट्रिप. यानी द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग दिस स्मॉल in moving from P to Q by traveling a small displacement is simply given by area under this strip. तो देयरफॉर टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा? ये हमें एक स्ट्रिप पे वर्क डन मिला. यानी अब आपको अंदाजा हो गया कि एक्चुअली जब हमने वेरिएबल फोर्स से वर्क डन निकालना है, तो एक्चुअली हमने एरिया एक्चुअली देखना है एक्चुअली उस ग्राफ का. तो देयरफॉर टोटल वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम A to B. अब टोटल वर्क डन बताओ, A से लेके B तक कितना काम करना पड़ेगा? अब A से लेके B तक बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स हैं.
ठीक है ना। तो देयरफॉर जो टोटल वर्क डन दैट इज डब्ल्यू, इजंट इट समेशन ऑफ ऑल दी स्मॉल वर्क डनस, इजंट इट समेशन ऑफ ऑल दीज वर्क, इसमें कितना काम हुआ प्लस इसमें कितना काम हुआ, इसमें कितना काम हुआ, इसमें कितना, सो सम ऑफ ऑल दी वर्क स्मॉल वर्क डनस बिटवीन दीज इन्फिनिटेसिमल स्मॉल स्ट्रिप्स, ठीक है ना। तो देयरफॉर दैट इज डब्ल्यू इज इक्वलेंट समेशन ऑफ f into dx because w is equivalent dw is equivalent f dx, so that's why we can write it like this। लेकिन यहाँ पे एक एजम्पशन आपने इस तरह भी याद रखनी है। हम क्या काम हम एज्यूम करते हैं कि ये जो स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स यहाँ पे ट्रेवल हुए हैं ना, अगर हम इनको अप्रोच करवाएंगे जीरो, अब यहाँ पे कुछ विड्थ है इस स्ट्रिप की, यानी यहाँ पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ लेकिन अब ये दिखाई दे रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट्स इतने शॉर्ट हम लेंगे कि उनको अप्रोच जीरो करवाएंगे, इफ द डिस्प्लेसमेंट्स आर अलाउड टू अप्रोच जीरो, यानी एक लाइन पे दूसरी लाइन, दूसरी लाइन पे तीसरी, चौथी, इतने सारे हम इसको इतने हिस्सों में इसको हम बांट देंगे, देन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सम विल इंक्रीज विथआउट लिमिट, लिमिट के बगैर इंक्रीज होंगी ना। क्योंकि अगर अब इस वक्त आप काउंट कर सकते हो, हमने छोटे छोटे इंटरवल छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में इस एरिया को डिवाइड किया है, बट स्टिल वी कैन काउंट हाउ मच डिस्प्लेसमेंट्स आर देयर। लेकिन अब मैं कह रहा हूं अब हमने इनको इतने स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड किया है कि वो दिखाई भी नहीं दे रहे हमें। हम कह रहे हैं कि अप्रोच द डिस्प्ले इफ द डिस्प्लेसमेंट्स आर अलाउड टू अप्रोच जीरो, अगर एक लाइन है मैं इसी के ऊपर एक दूसरी लाइन डालूंगा इस तरह, दिखाई दे रहा है आपको? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। इतनी देखो कितनी लाइनें होंगी, तो इन्फिनाइट लाइन्स बन जाएंगे, हमें दिखाई भी नहीं देंगी। सो वही मैं कह रहा हूं, इफ द डिस्प्लेसमेंट्स आर अलाउड टू अप्रोच जीरो, then the number of terms in the sum will increase without limit, तो लिमिट के बगैर इंक्रीज हो जाएंगे। and the sum approaches a definite value equal to the area under the curve CD। तब अगर आपने निकालना है सिंपल में कि कितना कम हुआ है, तो सिंपली हमने देखना है। अब उस वक्त हमें दिखाई नहीं देगा कि एक्चुअली इन टर्म्स के दरमियान कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ है, ये छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट दिखाई ही नहीं देंगे वहाँ पे। तो उस वक्त हम सिंपली क्या कंसिडर करते हैं, नहीं एक्चुअली हम इस सारे पे निकालेंगे वर्क डन, दैट विल बी एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मैं ये पॉइंट यहाँ पे लिख के रखूँगा आपके लिए कि इफ द displacements are allowed to approach zero, then the number of terms in the sum increases without limit। यानी अगर अब हम अप्रोच करवाएंगे ये जो डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पे लिया, अगर हम अप्रोच करवाएंगे इस डिस्प्लेसमेंट को जीरो को, वो भी हम कहेंगे। यहाँ पे कुछ छोटे जो हमने छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में अब हम और छोटा इनको करेंगे, और छोटा बहुत कम हम इनको लेंगे, तब बेटा हम क्या कहते हैं कि इसमें इतनी ज़्यादा लाइन्स आएंगी वो हम काउंट भी नहीं कर पाएंगे। तब हम इक्वेशन को देयरफॉर तब हम वर्क डन को लिख पाएंगे, दैट्स वर्क डन विल बी लिमिट dx अप्रोचिंग टू जीरो। क्योंकि व्हाट वाज dx वाज द डिस्प्लेसमेंट व्हिच वाज ट्रैवल्ड फ्रॉम p टू q। इस तरह यहाँ ये अप्रोच जीरो कर रहा है, बहुत कम डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट, दैट इज समेशन f ऑफ dx। एक्चुअली हम आमतौर पर जब हम इसको निकालेंगे इन आवर इंटीग्रल लैंग्वेज, क्योंकि इस तरह निकालना वो मुश्किल हो जाता है, तो देयरफॉर हम जनरल में निकालते हैं, दैट्स टोटल वर्क डन विल बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग, दैट्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, यूजुअली फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू पॉइंट ए। पॉइंट ए पे कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ एक्स ए, पॉइंट बी पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, पॉइंट बी पे डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ एक्स बी। तो देयरफॉर इट विल बी अप्रोचिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स ए टू एक्स बी एफ ऑफ dx, ठीक है ना। वायर एक्स ए कितना है, अगर आप यहाँ पे देख भी सकते हो, एक्स ए हमारा कितना है, एक्स ए ओ ए के बराबर है, एक्स बी कितना है, ओ बी के बराबर है, ठीक है ना। वायर एक्स ए इज इक्वलेंट ओ ए एंड एक्स बी इज इक्वलेंट ओ बी, ठीक है ना बेटा। तो जनरल में अगर आप ये चीज़ें याद भी नहीं रखोगे उस तरह, लेकिन आपने सिंपल में याद रखना है कि एक्चुअली हम अगर हमने वेरिएबल फोर्स से एक्चुअली पहले वर्क डन निकालना है, तो देयरफॉर तो वेरिएबल फोर्स से निकालने के लिए चूंकि हमने पहले क्या करना है, ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है इसको छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट्स में डिवाइड करना है, फिर एक स्ट्रिप लेना है, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेना है, उस पर वर्क डन निकालना है। वो हमने निकाला, वो हमें पता चला कि छोटे से डिस्प्लेसमेंट में अगर हमने वर्क डन निकालना है तो एक्चुअली वो एरिया ऑफ दैट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, दैट्स एरिया ऑफ दैट स्ट्रिप। अब होल डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल हुआ है ना बाय दिस वेरिएबल फोर्स, उसमें अगर वर्क डन निकालना है तो यूजुअली आपने बेटा याद रखना है कि वो हमें सिंपली किस तरह निकलेगा, जस्ट बाय इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम दिस पॉइंट टू
this point. That's we will integrate this force into displacement from initial point to final point, जहाँ से displacement travel हुआ है कहाँ तक displacement travel हुआ है, ठीक है ना। तो therefore वो हमने अभी देखा f dx किसके बराबर हमें निकला, f dx यहाँ पे देखो आप, f dx किसके बराबर नहीं, एरिया ऑफ द स्ट्रिप PQRS। सो therefore जो हमें टोटल वर्क डन अब निकलेगा, दैट्स टोटल वर्क डन विल बी इक्विवेलेंट टू XA XB एरिया ऑफ द स्ट्रिप PQRS, यानी इंटीग्रल। अब इंटीग्रेशन हमने करनी है, हमने देखना है कि ये इंटीग्रेशन मतलब अब हमने एरिया ऑफ ऑल दीज स्ट्रिप्स लेना है। वही तो हो गया ना, वही तो सिंपल में हो गया ना, वही तो सिंपल में हो गया ना कि विच इज एक्चुअली द एरिया अंडर द कर्व, दैट इज इक्वल टू, वही मैं लिखूंगा, दैट इज इक्वलेंट टू टोटल एरिया अंडर द कर्व बिटवीन फोर्स एंड x एक्सिस, ठीक है ना, फ्रॉम XA टू XB। सो देयरफॉर हम टोटल वर्क डन लिखेंगे सिंपली इक्विवेलेंट एरिया, क्या था ये करो, क्या नाम दिया था मैंने, ABCD, एरिया ABCD एरिया, ये जो एरिया निकला है ना, तो टोटल वर्क डन अब अगर निकालना है वो हमने सिंपली इस करो के नीचे जितना एरिया है ना वो हमें टोटल वर्क डन प्रोवाइड करेगी। हैंस वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया अंडर द फोर्स करो एंड द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। हैंस work done by a variable force is numerically equal to the area under force curve and the displacement axis। थोड़ा सा ये बीच में लग रहा, आई थिंक आपको थोड़ा सा लग गया होगा कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है। फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा आपके लिए कि अगर आपने निकालना है वेरिएबल फोर्स से, जो आमतौर पर इनकाउंटर हम कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, वेरिएबल फोर्स से अगर हमने निकालना है कि वर्क डन कितना हुआ है, तो बेटा आमतौर पर आपने याद क्या रखना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ है ना विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, तो देयरफॉर इस टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम छोटे छोटे इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट्स में पहले डिवाइड करते हैं, बाद में हम एक इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते हैं जिसका हम वर्क डन निकालते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पी क्यू लिया था। तो चूंकि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो देयरफॉर बहुत कम काम करना पड़ा होगा ऑब्जेक्ट को फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू तक जाने के लिए, तो छोटा सा वर्क सिंपली होगा फोर्स कितना लगा हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल हुआ है। फोर्स ये पी एस लगा है जो आपके एक्सिस दिखा रहा है यहाँ पे, और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ये पी क्यू दिखा रहा है, वही होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट्स पी एस इंटू पी क्यू विच इज एक्चुअली एरिया अंडर द स्ट्रिप। बीच में ये कह रहा है कि अगर आपने इस स्ट्रिप के लिए निकालना है वर्क डन तो आपने सिंपली इसका एरिया निकालना है, वो आपको वर्क डन देगा। लेकिन हमें इस स्ट्रिप से कोई मकसद नहीं है, मकसद हमें सारे इस ए टू बी तक है, सारा जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ट्रेवल हुआ है, इस सारे डिस्प्लेसमेंट में कितना काम हुआ है बाय दिस वेरिएबल फोर्स। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने पहले एज्यूम किया कि ये जो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट है इनको हमने और छोटा करना है। जब हमने इनको और छोटा किया तो नंबर ऑफ लाइनें तो बहुत सारी बढ़ जाएंगी, तो वो तो आउट ऑफ लिमिट हो जाएंगे, हम उनको काउंट भी नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए बाद में हमने कहा था कि एक्चुअली ये जो एरिया एक स्ट्रिप का निकाला मैंने, तो देयरफॉर वो एक्चुअली वो तो तब तो जो डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रिप में ट्रेवल हुआ था वो तो और छोटा हो जाएगा, वो अप्रोच करवाएगा जीरो को। तो देयरफॉर इस टर्म से हम इसको सीधा इंटीग्रेशन में लेके आएंगे। तो देयरफॉर इसको हम टोटल एरिया निकालने के लिए हम कह रहे हैं कि टोटल एरिया विल बी द समेशन ऑफ ऑल द एरियाज ऑफ द स्ट्रिप्स, यानी कि जितने भी स्ट्रिप्स अब होंगे जब इनको कम करेंगे, जितने भी स्ट्रिप्स होंगे उन सब का समेशन, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे लिया है, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स ए टू एक्स बी, दैट्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन जहां से ऑब्जेक्ट ने अपने डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट किया था टू द फाइनल पोजीशन जहां तक ऑब्जेक्ट गया है, इनटू एफ इनटू डीएक्स व्हिच इज एरिया ऑफ वन स्ट्रिप। ये समेशन करेगा, फिर जितने भी स्ट्रिप्स होंगे उनका ऐड होगा। तो देयरफॉर सिंपली ये हमने देखा, ये एक स्ट्रिप सिंपली हमें बता रहा था कि जो वर्क डन हुआ है ना वो था एक्चुअली था एरिया ऑफ द स्ट्रिप PQRS। अब इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द स्ट्रिप्स, सो दैट एक्चुअली जब इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द स्ट्रिप्स हो गया, मतलब इस स्ट्रिप का एरिया भी, इस स्ट्रिप का एरिया भी, इस स्ट्रिप का, वो तो सिंपल में हो गया ना, एरिया अंडर दिस करो जितना इस करो के अंडर एरिया है ना, तो देयरफॉर दैट सिंपली इज इक्वल टू टोटल एरिया अंडर दिस अंडर द करो बिटवीन फोर्स एंड एक्स एक्सिस व्हिच इज सिंपली इक्विवेलेंट एरिया AB। तो देयरफॉर जो वर्क डन काम करता है ना वेरिएबल फोर्स, वो न्यूमेरिकली सिंपली इक्वल होता है एरिया अंडर द करो। यानी अगर आपने कहीं पे निकालना भी है, आपको दिया गया है वेरिएबल फोर्स है और आपने वर्क डन निकालना है, आपने सिंपली चेक करना है कि ग्राफ कैसा बना हुआ है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ कैसा है, इस ग्राफ के अंडर जो एरिया आएगा वो एरिया आप निकालो, वही आपको वर्क डन होगा बेटा वहां पे, ठीक है ना। आप इसको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी दे सकते हो। अब जनरली मैं दिखाऊंगा मैथमेटिकल
ट्रीटमेंट, तो उसमें हम जनरली अब हम लिखेंगे, ऊपर मैंने केस कंसिडर किया था, जनरली अब हमें पता चला कि वेरिएबल फोर्स से जो वर्क डन है वो कहाँ है, फ्रॉम पॉइंट फॉर एग्जांपल एस ए टू एस बी, ये जनरली है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फाइनल पोजीशन इनटू एफ इनटू डी एस, ये जनरल इक्वेशन है बेटा, है ना। ऊपर वो जो इक्वेशन निकली थी वो तो कन्फाइनड पार्ट हमने यहाँ पे लिया था। अब जनरल इक्वेशन ये रहेगी आपके वेरिएबल, ये वेरिएबल वर्क डन है बेटा, यानी कि दिस इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, सॉरी वेरिएबल फोर्स ऐसा काम करता है। जो कांस्टेंट फोर्स वो सिंपली आपको एफ डॉट एस होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है, लेकिन जब वेरिएबल फोर्स होगा तब इस तरह वर्क लिखा जाएगा, W इज इक्वलेंट इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस, वेयर एस ए रिप्रेजेंट्स द इनिशियल पोजीशन जहां से डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ है ट्रेवल होना, और एस बी रिप्रेजेंट्स द फाइनल पोजीशन जहां तक डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ है। अब आप इनको अपने कंपोनेंट्स में लिख सकते हो बेटा। एफ के कंपोनेंट्स क्या है, एफ एक्स आई लिख आपने, चलो मैं फिर से लिख रहा हूँ, कंपोनेंट्स ऑफ एफ सिंपली किसके बराबर है, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, ठीक है ना। इसी तरह डी एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट्स वो हो गया डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, ये डिस्प्लेसमेंट है बेटा, तभी डी एक्स एस आई नहीं लिखना है, डी एक्स आई लिखना है, ठीक है ना। तो देयरफॉर सिंपली नाउ डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन किसके बराबर होता है, एफ डॉट डी एस होगा ना। स्मॉल वर्क डन किसके बराबर होगा, वर्क होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल वर्क डन क्या होगा, स्मॉल फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा वो बन जाएगा एफ एक्स आई इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, प्लस किया है आपने ये एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, ठीक है ना, इनटू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, ठीक है ना। तो देयरफॉर मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट है, पता है आपको, आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, तो देयरफॉर वो बन जाएगा बेटा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, ये निकला आपको छोटा सा वर्क डन, स्मॉल वर्क डन इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है ना। तो देयरफॉर टोटल वर्क डन, अब टोटल वर्क डन and now work done by this force while the particle and while the object moves from initial position to final position, that's ri to rf, हम यहाँ पे इनिशियल पोजीशन आर आई लेंगे और फाइनल पोजीशन आर एफ लेंगे, ठीक है ना। जो टोटल वर्क डन होगा बेटा वो होगा इंटीग्रल ऑफ दिस डी डब्ल्यू, है ना। इंटीग्रेशन इसको भी करना है, इसको भी करना है, तो देयरफॉर वही मैंने, जब आप इंटीग्रल डी और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा वो डब्ल्यू आ जाएगा, तभी मैंने डब्ल्यू पहले लिखा है, फ्रॉम इनिशियल आर आई टू आर एफ, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, दैट इज सिंपली इक्विवेलेंट इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट इज एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल, ये एक्स कंपोनेंट है, प्लस वाई आई वाई एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल ऑफ जेड आई टू जेड एफ जेड डी जेड, दिस गिव्स अस मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। अगर आपने थ्री डी में लेना है कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है वर्क डन जब बॉडी मूव करता है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने देखा पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए पे हम जनरली मैं कहता हूँ उस वक्त डिस्प्लेसमेंट एस ए था और पॉइंट बी पे डिस्प्लेसमेंट एस बी था, तो अंडर द एक्शन ऑफ वेरिंग फोर्स, जो वेरिंग फोर्स एक्ट होता है अंडर द तब ऑब्जेक्ट, आप देखो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा बट एट डिफरेंट रेट्स, क्योंकि फोर्स डिफरेंट एक्ट हो रहा है। तो किसी भी स्टेज पे अगर आप लोगे कि फॉर एग्जांपल पॉइंट किसी ऑब्जेक्ट, अगर फॉर जैसे मैंने लिया था यहाँ पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल कहाँ पे लाई कर रहा था पी, फिर पी से क्यू तक गया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, यहाँ पे हम इंस्टेड डी एक्स के बदले डी एस ले सकते हैं जनरल में, ठीक है ना। एज्यूम हम इस छोटे से कांस्टेंट, मैंने आपको अभी भी कहा, इस छोटे से स्ट्रिप में, इस छोटे से इस स्मॉल इन दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एरिया कांस्टेंट दिया जाता है, वो होता है फॉर ऑलमोस्ट फोर्स वहाँ पे कांस्टेंट होता है, तो देयरफॉर छोटा सा हम वर्क डन वो निकालते हैं, वो सिंपली किसके बराबर, क्योंकि जब फोर्स कांस्टेंट होगा तब आप वर्क डन ऐसे लिखते हो, डब्ल्यू डी डब्ल्यू में एफ डॉट डी एस, और जनरली बाद में हम कहते हैं जब डी एस बहुत छोटा होगा तब वर्क डन इस तरह होगा, वेरिएबल फोर्स में जो वर्क डन होता है वो इस तरह निकलता है, ठीक है ना। तो बाद में हमने इसको कंपोनेंट्स में लिया, इन जनरल हमने जब इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स अब देखना है, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट जो वर्क डन होगा वो सिंपली किसके बराबर होगा, एफ, ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, ये जेड कंपोनेंट, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, दिस इज इन 3D, ठीक है ना। सो देयरफॉर दिस वाज एक्चुअली द फोर्स which is done by a variable force, sorry, this was the work done which was done by a variable force.